दोस्तों, मनोज विद स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो आधुनिक मत दिया गया है, आधुनिक मॉडल जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह किस प्रकार से है तथा अंदर से पृथ्वी किस प्रकार से निर्मित है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इस वीडियो से पिछली दो वीडियो के अंदर हम स्वेस के मॉडल तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज का जो हमारा मॉडल है वह है आधुनिक मत। इसके अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताया गया है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर सर्वाधिक एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी मॉडल के अंदर से सर्वाधिक पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों के अंदर विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। जैसे पहली जो परत है उसका नाम है क्रस्ट, भूपट्टी या पपड़ी के नाम से पहली परत को जाना जाता है। दूसरी जो परत है उसको प्रवाह या मेटल के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा तीसरी जो परत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में उसको कोर या क्रोड के नाम से जाना जाता है, जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक सतह है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो पहली जो क्रस्ट है, पहली जो परत है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पृथ्वी की इस परत के अंदर यानी कि पृथ्वी की जो पहली जो परत है यह सबसे ऊपर की परत है। पृथ्वी के सबसे ऊपर की जो परत है इसे क्रस्ट, भूपट्टी या पपड़ी के नाम से जाना जाता है। इस परत की जो एवरेज मोटाई है वह लगभग 30 किलोमीटर है। क्रस्ट, भूपट्टी या पपड़ी की जो मोटाई है वह एवरेज कितनी है? लगभग 30 किलोमीटर इसकी एवरेज मोटाई है। इसके अलावा इसकी मोटाई जो है महाद्वीप जो है उन पर जो इसकी मोटाई है वह है 50 से 60 किलोमीटर के लगभग। इसकी जो 50 से 60 किलोमीटर के लगभग इसकी मोटाई है, यह गहराई तक है। कहां पर? महाद्वीपों के नीचे। इसके अलावा हम देखें तो महासागरों के नीचे, इस महासागरों के नीचे जो इस क्रस्ट की गहराई या मोटाई जो है वह है 5 से 10 किलोमीटर तक। 5 से 10 किलोमीटर तक इसकी क्या है? मोटाई है। कहां तक? महासागरों के नीचे। और इसके अलावा पर्वतों और चट्टानें जो है उनके नीचे अगर इस क्रस्ट की हम मोटाई देखें तो वह लगभग 70 से 80 किलोमीटर तक हो सकती है। कहां पर? पर्वतों पर या चट्टानों पर। भूपट्टी या क्रस्ट की जो मोटाई है, जो गहराई है, वह अलग अलग जगहों पर परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे महाद्वीपों के नीचे कितनी है एवरेज मोटाई? इसकी एवरेज जो मोटाई है वह है लगभग 30 किलोमीटर के समथिंग। इसके अलावा महाद्वीपों के नीचे जो है 50 से 60 किलोमीटर, महासागरों के नीचे 5 से 10 किलोमीटर। यानी कि महासागरों के नीचे सबसे कम है और सबसे नीचे किनके नीचे है? पर्वतों या चट्टानों के नीचे 70 से 80 किलोमीटर के लगभग यह एवरेज मोटाई है। कौन सी पट्टी की? भूपट्टी या क्रस्ट की। यह सबसे पहली परत है। इसके अलावा हम देखें तो इस क्रस्ट को या भूपट्टी को आधुनिक मॉडल के अनुसार तीन परतों के अंदर विभाजित किया गया है। अब जो एवरेज मोटाई है इसकी 30 किलोमीटर है और इस 30 किलोमीटर की परत को तीन भागों के अंदर विभाजित किया गया है। इसे प्रथम परत, उसके बाद सेकंड नंबर की द्वितीय परत तथा तृतीय परत के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इसको तीन परतों के अंदर विभाजित किया गया है। पहली जो परत है वह है 10 किलोमीटर तक, यानी कि धरातल से लेकर धरातल या पृथ्वी की जो भूपट्टी है ऊपर का जो क्रस्ट है उससे लेकर 10 किलोमीटर की जो गहराई है इसे प्रथम पट्टी के नाम से, और 10 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर की जो 10 से लेकर 20 किलोमीटर की जो गहराई है उसे दूसरी पट्टी, और 10-20 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक की जो गहराई है उसे तीसरी पट्टी के नाम से जाना जाता है। यानी कि भूपट्टी पृथ्वी की जो परत है तीन परतों के अंदर इसको विभाजित किया गया है। और पहली जो परत है भूपट्टी या क्रस्ट, इसको तीन परतों के अंदर विभाजित किया गया है। पहली परत को कितनी परतों के अंदर? तीन परतों के अंदर विभाजित किया गया है, जिसके अंदर पहली जो परत है वह कितनी गहराई तक? 10 किलोमीटर मोटी है, 10 किलोमीटर गहराई तक, 10 से 20 तक दूसरी, और तीसरी जो है 20 से लेकर 30 किलोमीटर की गहराई तक है। अब इन तीनों परतों के बारे में हम देखें तो पहली जो परत है धरातल से लेकर 10 किलोमीटर की गहराई तक, यह परत जो है अवसादी चट्टानों से निर्मित है।
किनसे? अवसादी चट्टानों से निर्मित यह परत है, अवसादी चट्टानों से। इसके बाद सेकंड नंबर की 10 से लेकर 20 किलोमीटर की जो परत है, यह जो परत है वह किससे? ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। 10 से लेकर 20 किलोमीटर की गहराई तक जो चट्टानें हैं वह ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। इसके अलावा तीसरी जो परत है यह बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है, बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइट जो चट्टान है यह महासागरों के नीचे अनुपस्थित होती है। यह परत महासागरों के नीचे क्या होती है? अनुपस्थित। महासागरों के नीचे क्या होती है? अनुपस्थित होती है। अर्थात यह महासागरों के नीचे नहीं पाई जाती, क्योंकि महासागरों की जो तली होती है वह बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित होती है। इसके अलावा हम बात करें तो इस परत का जो घनत्व है, भूपट्टीय क्रस्ट का जो घनत्व है वह है 2.7 से लेकर 2.9 घन सेंटीमीटर। 2.7 से लेकर 2.9 घन सेंटीमीटर क्यूब इस भूपृष्ठीय भूपट्टी का जो है घनत्व है। इस परत की इस यानी कि यह जो पट्टी है, भूपट्टी जो है, यहाँ पर जो है भूकंप की पी तरंगों की जो गति है वह सर्वाधिक होती है इस क्रस्ट के अंदर। यह क्रस्ट क्या है? कठोर या ठोस अवस्था में है और इस परत के अंदर पृथ्वी के अंदर आने वाले जो भूकंप होते हैं उनकी पी तरंगों की जो स्पीड होती है, पी तरंगों की जो स्पीड या गति होती है, उनकी गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अतः यह जो तरंगे हैं नीचे यानी कि भूपट्टी से नीचे का जो कोर या मेटल जो परत है ना, प्रवार या मेटल के नाम से जो परत है दूसरी, उसके अंदर इसकी गति वापस धीरे हो जाती है। कौन सी परतों की? पी तरंगों की। तो पी तरंगों के लिए इंपॉर्टेंट परत कौन सी है? क्रस्ट या भूपट्टी, जिसके अंदर हम इसी परत के अंदर जब भूकंप आता है तो इसकी गति बढ़ जाती है और हमें संभलने का भी मौका नहीं मिलता और पृथ्वी पर उथल पुथल हो जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो पृथ्वी के अंदर यह जो परत है यानी कि निचली जो परत है ग्रेनाइट की चट्टान और बेसाल्टिक चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान और बेसाल्टिक चट्टान, इन चट्टानों के बीच में एक परत बनती है, एक असंबद्धता उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? असंबद्धता उत्पन्न होती है। इन असंबद्धताओं से कॉम्पिटिटिव एग्जामों में या सभी एग्जामों के अंदर इन असंबद्धताओं से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। कई एग्जामों में देखने के इनसे प्रश्न देखे गए हैं, तो इन असंबद्धताओं को अच्छे से याद रखना कि कौन सी असंबद्धता कौन सी परतों के बीच में है तथा किन किन परतों को अलग करती है। तो ग्रेनाइट की चट्टान और बेसाल्टिक चट्टान, इन दोनों के मध्य एक असमानता पाई जाती है, तो जो इन दोनों चट्टानों को क्या करती है? अलग करती है, इन दोनों परतों को अलग करती है। इसे कोनार्ड असमानता कहा जाता है। कौन सी असमानता? कोनार्ड असमानता के नाम से इसे जाना जाता है। कोनार्ड असमानता के नाम से इसे जाना जाता है। ये हुई हमारी पहली परत। ये हमने देखा भूपट्टी, क्रस्ट या पर्पड़ी, जो पहली जो परत थी आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम देखते हैं दूसरी परत प्रवार या मेटल के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की परत की। हमारी सेकंड नंबर की जो परत है उसका नाम है मेटल या प्रवार। मेटल या प्रवार। पहली परत की हमने बात की। इसके बाद दूसरी जो परत है इसका नाम है मेटल या प्रवार। यह परत जो है 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। इस परत को तीन भागों के अंदर विभाजित किया गया है। एक ये है कि इस परत और ये परत जो मेटल जो है, मेटल परत, एक तो मेटल और एक ऊपर की जो भूपट्टी जो परत थी जिसके अंदर हमने तीसरी परत की बात की थी 20 से लेकर 30 किलोमीटर तक की, जिनके इन दोनों के मध्य यानी कि ऊपर की क्रस्ट जो है उसकी सबसे नीचे की जो परत है इसके और इस मेटल के मध्य एक असमानता पाई जाती है। इस असमानता को मोह असमानता के नाम से जाना जाता है। मोह असमानता।
ये सर्वाधिक एग्जामों में पूछी जाती है मोह असमानता। तो मोह असमानता कौन सी दो परतों को अलग करती है? भूपट्टी को और इसके अलावा मेटल को। और भूपट्टी की भी कौन सी परत? सबसे नीचे की जो परत है जो किससे? बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्टिक जो परत है इसको अलग करती है, किससे? मेटल से। मोह असमानता। इसके अलावा हम देखें तो मेटल या प्रवार जो है सेकंड नंबर की जो परत है यह 30 से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसकी क्या है? गहराई है। 2900 किलोमीटर तक यह परत स्थित है। इस परत को जो है 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। पहली है यह 230 से लेकर 200 किलोमीटर तक, 30 से लेकर 200 किलोमीटर तक। दूसरी जो परत है 200 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक। और तीसरी जो परत है यह है 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। यह 3 परतों के अंदर इस प्रकार से विभाजित है। और इन 3 परतों में सबसे पहली जो परत है इसे निम्न तापमंडल, इस परत को निम्न गतिमंडल, इस परत को निम्न गतिमंडल तथा दूसरी परत को प्लास्टिक दुर्बलता मंडल, प्लास्टिक दुर्बलता मंडल और तीसरी जो 700 से लेकर 2900 किलोमीटर है इसे ठोस मंडल के नाम से जाना जाता है। सेकंड नंबर की जो परत है मेटल या प्रवार जिसका नाम है यह 30 से 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक स्थित है। इस परत को 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। इसके अंदर पहली जो परत है इसका नाम है निम्न गति मंडल। दूसरी जो परत है इसका नाम है प्लास्टिक दुर्बलता मंडल। और तीसरी जो परत है इसको कहा जाता है ठोस गति मंडल। पहली जो परत है 30 से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई तक। दूसरी जो परत है 200 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर की गहराई तक। और तीसरी जो परत है यह 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक स्थित है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहली जो निम्न गति मंडल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके अंदर जो है यह 700 किलोमीटर पर जो प्लास्टिक दुर्बलता मंडल जहां पर समाप्त होता है इसके जस्ट बाद, यानी कि ये जो है प्लास्टिक दुर्बलता मंडल है, जैसे ये प्लास्टिक दुर्बलता मंडल है और इसके बाद जो है एक असमानता उत्पन्न होती है जो ठोस गति मंडल, ठोस गति मंडल को 2 भागों के अंदर विभाजित करती है। यानी कि यहाँ तो मेटल की जो परत है इसको 2 भागों के अंदर विभाजित करती है। यहाँ जो प्लास्टिक दुर्बलता मंडल है ये ठोस गति मंडल है। प्रश्न इनमें से कोई सा भी आ सकता है कि जैसे प्रश्न ये भी आ सकता है कि मेटल या प्रवार को 2 भागों के अंदर कौन सी असमानता विभाजित करती है? इसको कहा जाता है मोह असमानता, सॉरी रेपेटी असमानता इसे कहा जाता है। तो या फिर एक तो यह आ सकता है कि मेटल या प्रवार को 2 भागों के अंदर कौन सी असमानता विभाजित करती है? रेपेटी असमानता। इसके अलावा प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक दुर्बलता मंडल और ठोस गति मंडल को 2 भागों के अंदर कौन सी असमानता विभाजित करती है? तो रेपेटी असमानता। इसके बाद इन परतों के बारे में, इस परत के बारे में हम बात करें तो इस परत का जो घनत्व है वह है 5.5 घन सेंटीमीटर। 5.5 घन सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या है? घनत्व है इस परत का। इसके अलावा इस परत यानी कि यह अंतिम परत यहाँ पर यह समाप्त होती है। कौन सी परत? मेटल या प्रवार परत जहां पर समाप्त होती है ठोस गति मंडल के बाद। तो ठोस गति मंडल के बाद ये परत और इसके नीचे की जो तीसरी जो परत है जिसे हम कोर या क्रोड के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इन दोनों परतों के मध्य यानी कि मेटल परत को और कोर जो परत है, सबसे आंतरिक जो परत है, इन दोनों परतों को जो अलग करने वाली जो असमानता है, इन दोनों को जो अलग करने वाली जो असमानता है इसे गुटेनबर्ग ओल्डम विचंट असमानता के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये इसके अंदर ये प्रश्न बन सकता है कि मेटल या प्रवार जो है वह और ये कोर या क्रोड जो परत है इसको 2 भागों के अंदर कौन सी असमानता विभाजित करती है? तो गुटेनबर्ग ओल्डम विचंट जो असमानता है इन दोनों परतों के अंदर
इन दोनों परतों को दो भागों के अंदर विभाजित करती है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं तीसरी परत के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी परत के बारे में, जिसका नाम है कोर या क्रोड के नाम से इसे जाना जाता है। कोर या क्रोड के नाम से इसको जाना जाता है। यह जो परत है सबसे पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, इसे कोर या क्रोड के नाम से जाना जाता है। यह होती है 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक। पिछली वीडियो के अंदर भी हम बात कर चुके हैं कि पृथ्वी का केंद्र कितनी गहराई में है, 6373 किलोमीटर की गहराई के अंदर। 6373 किलोमीटर की गहराई के अंदर क्या है, पृथ्वी का केंद्र स्थित है। तो 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक यह परत है कोर या क्रोड के नाम से। इस परत का जो ताप है, यानी कि यह जो परत है दो भागों के अंदर विभाजित है। इसका पहला भाग है बाह्य कोर। पहली परत को किस नाम जाना जाता है, बाह्य कोर, जो किस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था के अंदर होती है। बाह्य कोर कौन सी अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में। इसके बाद दूसरी जो परत है, दूसरा जो भाग है इसका, इसे आंतरिक कोर के नाम से जाना जाता है। आंतरिक कोर इसकी यह जो है ठोस अवस्था के अंदर होती है। आंतरिक कोर कौन सी, ठोस अवस्था के अंदर होती है। और इन दोनों के मध्य एक असमानता उत्पन्न होती है। इस असमानता को, यानी कि यह जो दोनों जो परतें हैं, इन दोनों के मध्य एक असमानता उत्पन्न होती है। इसे लेहमैन असमानता के नाम से जाना जाता है। लेहमैन असमानता, लेहमैन असमानता के बारे में नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस परत का जो घनत्व है, पृथ्वी के केंद्र के अंदर कितना घनत्व है, इस कोर या क्रोड जो परत है इसका घनत्व है 11 घन सेंटीमीटर क्यूब। इस परत का घनत्व कितना है, 11 घन सेंटीमीटर क्यूब। इस परत के अंदर, यानी कि पृथ्वी का जो बाहरी भाग है, यानी कि बाह्य कोर जो है, इसे दो द्रव अवस्था में, इसके अंदर पी तरंगों की जो गति है वह कम अवस्था के अंदर कम गति होती है। पी तरंगों की गति क्या होती है, कम होती है। और जैसे आंतरिक कोर को टच करती है जब भूकंप की तरंगे, तो उसके अंदर गति क्या होती है, वापस बढ़ जाती है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक जो परत है कोर या क्रोड के नाम से, उसके अंदर पी तरंगों की गति कहां पर कम और कहां पर अधिक होती है। तो बाह्य कोर जो होती है उसमें गति जो है कम होती है, और आंतरिक जो कोर है इसके अंदर गति सर्वाधिक होती है। तो ये हमने बात की तीनों परतों के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं, अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी देखते हैं, चित्र के माध्यम से, जिसे हमारे जो मस्तिष्क है उस पर सटीक इसका चित्रण बन सकेगा। तो अब हम इसको चित्र के माध्यम से और समझते हैं, इसको समझने में आसानी होगी और हमें लंबे समय तक याद रहेगा। तो ये चित्र है, ये हमारी पृथ्वी के अंदर जो है एक इस प्रकार से हमारी पृथ्वी के अंदर ये एक सांचा काटा गया है। इसके अंदर हम समझते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, इसका हमने एक भाग बाहर निकाला है, इसके माध्यम से हम समझेंगे। तो पृथ्वी की सबसे पहली जो परत है, जिसे भूपट्टी या क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, भूपट्टी या क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। इसको तीन भागों के अंदर विभाजित किया गया है। इसके अंदर पहली है अवसादी चट्टानों से निर्मित, दूसरी है ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित, और तीसरी परत जो है बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है, जिसको हमने अभी समझा। यानी कि ग्रेनाइट चट्टान और बेसाल्टिक चट्टानों के मध्य एक असमानता पाई जाती है, इसको कोनार्ड असमानता के नाम से जाना जाता है। यानी कि सर्वाधिक जो सवाल है, प्रश्न जो है, इन्हीं असमानताओं के अंदर से पूछे जाते हैं। यानी कि ग्रेनाइट परत और बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित परत जो है, इन दोनों के मध्य कौन सी असमानता है, कोनार्ड असमानता। इसके बाद जो है दूसरी जो परत है, यहाँ तक जो है यह पहली परत है, जिसे भूपट्टी या क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, और यहाँ से दूसरी परत स्टार्ट होती है और यह यहाँ तक ठोस मंडल तक जाती है। इसे मेटल या प्रवार के नाम से जाना जाता है, मेटल या प्रवार। इसके बाद यहाँ से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक, पृथ्वी का जो केंद्र है वहां तक तीसरी परत है, जिसे कोर या क्रोड कहा जाता है, कोर या क्रोड कहा जाता है। अब हम देखते हैं दूसरी परत के बारे में। इसका जो पहली है, जो तीन परतों के अंदर विभाजित है, जिसके अंदर है निम्न गति मंडल, प्लास्टिक मंडल और ठोस गति मंडल। यह प्लास्टिक दुर्बलता मंडल और ठोस गति
मंडल इन 3 परतों के अंदर सेकंड जो परत है वह विभाजित है। कौन सी? प्रवार या मेटल। बेसाल्टिक जो चट्टान है उसके बाद निम्न गतिमंडल प्रारंभ होता है। तो इन दोनों के मध्य एक असमानता उत्पन्न होती है जिसे मोह असमानता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरा जो मंडल है यह है प्लास्टिक दुर्बलता मंडल। इसके बाद तीसरा जो मंडल है वह ठोस गतिमंडल। प्लास्टिक गतिमंडल और ठोस गतिमंडल है ना, इन दोनों के मध्य जो एक असमानता उत्पन्न होती है, इन दोनों परतों को जो अलग करती है वह जो असमानता है उसका नाम है रेपेटी असमानता। यानी कि मेटल जो परत है इसी को 2 भागों के अंदर विभाजित जो करती है उसे रेपेटी असमानता के नाम से जाना जाता है। या प्लास्टिक दुर्बलता मंडल और ठोस गति मंडल को 2 भागों के अंदर विभाजित करती है। क्वेश्चन दोनों से किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारी तीसरी परत प्रारंभ होती है जिसका नाम है कोर या क्रोड, जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। इस परत को 2 भागों के अंदर विभाजित किया गया है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। जैसा हमने पिछली भी देखा कि बाह्य जो कोर है यह द्रव अवस्था के अंदर होती है और यह क्या होती है? ठोस अवस्था के अंदर होती है। यानी कि पृथ्वी का जो सबसे अंदर का जो केंद्र है वह कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है, आधुनिक मत के अनुसार। यहाँ पर जो है भूकंप की जो पी तरंगे होती है वह द्रव के अंदर गति कम करती है। तो यहाँ पर क्या है? सबसे गति कम है। भूकंप की पी तरंगों की गति क्या है? कम है। और यहाँ पर क्या है? अधिक है। तो इस वजह से इन दोनों के मध्य यानी कि बाह्य कोर और आंतरिक कोर के जो मध्य है एक असमानता उत्पन्न होती है। इसे लेहमैन असमानता के नाम से भी जाना जाता है। यह दूसरी जो परत है और यह तीसरी जो परत है, दूसरी और तीसरी यानी कि प्रवार या कोर, इन दोनों के मध्य जो एक असमानता उत्पन्न होती है ये इन दोनों परतों को 2 भागों के अंदर विभाजित करती है, अलग अलग करती है। इसको गुटेनबर्ग ओल्डम विचेंट असमानता के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर सर्वाधिक जो इंपोर्टेंट असमानता है यह है मोह असमानता और कोनार्ड असमानता, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर जो है कौन कौन से तत्व, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके अंदर कौन कौन से तत्वों का सर्वाधिक योगदान है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से तत्वों का योगदान है। तो पृथ्वी की जो सबसे पहली जो परत है क्रस्ट, जिसका नाम है भूपट्टी जिसे बोलते हैं, ऊपरी ऊपर की परत। इसके अंदर जो तत्व है वह है ऑक्सीजन, इसके अलावा सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इन 8 तत्वों से मिलकर भूपट्टी या क्रस्ट का निर्माण होता है। इसके अलावा संपूर्ण पृथ्वी के अंदर जिन तत्वों का योगदान है वह तत्व है लोहा पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन, सिलिका, मैग्नीशियम, निकेल, सल्फर, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, इन तत्वों का संपूर्ण पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक योगदान है। अब हमने ये बात की कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने बात की और यह आधुनिक मत के अनुसार हमने चर्चा की। इसके अलावा हम एक चीज और देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो है हर परत का जो घनत्व है वह अलग अलग हमें देखने को मिलता है। इसका कारण यह है कि जब पृथ्वी बनी थी तो यह तप अवस्था के अंदर थी और जब यह धीरे धीरे संवहन क्रिया के कारण धीरे धीरे जब ठंडी हुई तो हर परतें के जो ऊपर के जो पदार्थ जो थे अंदर केंद्र के अंदर आकर जमा हो गए। इस वजह से इस परत के अंदर धीरे धीरे इसका घनत्व धीरे धीरे जब यह परत जमती गई तो इसका जो घनत्व है वह धीरे धीरे कम होता, यानी कि घनत्व जो है अलग अलग परतों के अंदर अलग अलग होता गया। अब एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।